तीसरे विश्व युद्ध को के बहुत करीब है दुनिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया यह बड़ा दावा। हम वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को तत्काल रोकने की अब जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं युद्ध को एक दिन में खत्म करवा सकता। तो आप देखिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं कि ये दुनिया एक तो बहुत ही करीब है वर्ल्ड वॉर 3 के, लेकिन मैं इसको होने से रोक दूंगा। अब ये जो बयान है इसका क्या मतलब निकाला जाए और इस बयान पर कितना भरोसा किया जाए और साथ ही आखिर डोनाल्ड ट्रंप बोलना क्या चाहते हैं, इन सब को हम बारीकी समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्ल्ड वॉर है ये ट्रंप का सनसनीखेज दावा। हम तेजी के साथ तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, सिर्फ मैं ही हूं जो इस वर्ल्ड वॉर को रोक सकता हूं, यह दावा कर रहे हैं। एक दिन के अंदर रूस यूक्रेन का युद्ध रोक दूंगा। मेरे प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंचने से पहले युद्ध रुक जाएगा। मैं जानता हूं कि क्या कहना है और क्या करना है, इस बात का दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि पुतिन मेरी बात जरूर सुनेंगे, यह बात भी बोल रहे हैं। रूस यूक्रेन का विवाद बहुत आसानी के साथ सुलझा दूंगा। ओपी तिवारी सर, यह जो बात है वो आपको काफी हास्यास्पद लगती है या फिर वाकई में आपको डोनाल्ड ट्रंप की बातों में कोई दम नजर आ रहा है? करुणा, देखो, ये इसमें हमें थोड़ा वापस जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जो 5 साल का टेन्योर था, उसमें देखो किसी तरीके की वॉर, इस तरीके की चीज़ें कभी नहीं हुई थी। भले ही वॉज नॉट वेरी पॉपुलर, लेकिन उनके डिसीजंस अभी अमेरिकन को समझ में आ रहा है कि वो उनका टेन्योर इनकी अपेक्षा बहुत कुछ अच्छा था। ये जो अमेरिका की जो एम्बिशन है, मिलिट्री एम्बिशन है, रशिया को कमज़ोर करना, ये तो ठीक है, लेकिन इसकी वजह से अमेरिका को बर्बाद करना ये सिटीजन को समझ में आ रहा है। और यही बात जो डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं अपनी तरफ से, नहीं सर, उनके बयान में एक चीज है ना कि वर्ल्ड वॉर 3 का वो जिक्र कर रहे हैं। Yes. वो ये कह रहे हैं कि दुनिया को बहुत करीब ला दिया है इस युद्ध ने। रवि, बिल्कुल सहमत हूँ। अभी सिचुएशन ऐसी आ गई है, रशिया को बिल्कुल वॉर की तरफ पुश कर दिया गया है। उस समय कैसा वो रिएक्ट कर सकते हैं? अभी जैसे यूक्रेन भी मौका दे रहा, अभी केमिकल वॉरफेयर यूज कर रहा है, केमिकल बॉम्ब्स कराए हैं, और रशिया को बार बार मौका, उसको क्या कहते हैं कि तंग कर करके, ताकि कुछ। सर, लेकिन ये दो बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अक्सर हम ये बात करते हैं कि अमेरिका ने जो चाहा वो हासिल कर लिया, यानी उसकी नीतियां सफल हुई हैं इस युद्ध के मद्देनजर अगर बात की जाए तो। वहीं दूसरी तरफ ये बात सामने आती है कि भाई बेड़ा गर्क कर दिया। जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में, डोनाल्ड ट्रंप होते तो ये कर लेते, वो कर लेते। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच विश्व युद्ध का क्योंकि जिक्र हुआ है तो 6 बड़ी वजहें क्या सामने आती हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। रूस के अस्तित्व की जंग है एक तो, पहली बात ये। दूसरा, अमेरिका की साख पर सवाल उठे हैं, जिसका जिक्र अभी तिवारी जी कर रहे थे। निर्णायक मोड़ पर यह लड़ाई है। युद्ध में चीन की एंट्री के डायरेक्ट सबूत भी सामने आ रहे हैं। यूक्रेन को मिलेंगे फाइटर जेट्स, और अगर ऐसा होता है आने वाले वक्त में, जिसके आसार नजर आ रहे हैं, तो हम सब ये जानते हैं कि दुनिया किस तरह से वर्ल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ेगी। जर्मनी और ब्रिटेन की आक्रामकता भी एक बड़ी वजह हो सकती है विश्व युद्ध की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सरदाना साहब, किस तरह से आप देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के ताजा बयान को? इसे आने वाले चुनाव के लिए उनकी इलेक्शन कैंपेनिंग के तौर पर देखा जाए, या फिर वाकई उनकी बातों में कुछ दम है, जिसका जिक्र तिवारी जी भी कर रहे थे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप होते तो अब वो बात तो पीछे रह गई, लेकिन आज वो आ सकते हैं वापस इस प्लैंक पर अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह दोबारा, क्योंकि इस पे इलेक्शन में लड़ रहे हैं, तो शायद वो इस प्लैंक पे आ सकते हैं। और उनकी बात में दम जरूर है कि यदि आज अमेरिका अपना सपोर्ट रोक देता है 24 घंटे के अंदर अंदर, बिल्कुल, तो ये युद्ध जो है रशिया और यूक्रेन का बंद हो जाएगा। लेकिन ये, और इसी बात का वो दावा कर रहे हैं, इसी बात का वो सपोर्ट दिखा, अपना जनता से वोट मांगेंगे। प्रोफेसर सतीश, यही तो बात कही जाती है कि अमेरिका के हथियार बिक रहे हैं, अमेरिका ने जो चाहा वो हासिल कर लिया, इसलिए बिना अपनी जमीन का इस्तेमाल किए हुए यूक्रेन की धरती पर रूस के खिलाफ वो जंग लड़ रहा है। जी समीर, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये तो इंटरनल गैलरी को ट्रंप प्ले कर रहे हैं कि जिससे कि वो पुनः राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन केमिस्ट्री की हम बात करें तो केमिस्ट्री दोनों की बहुत अच्छी थी, पुतिन और ट्रंप की।
यहाँ पर ये जंगल के नियमों के विरुद्ध हम देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से ज्यादा ठीक है। ये युद्ध चल रहा है, क्योंकि ये संभव नहीं था कि शेर और गीदड़ की लड़ाई ठीक है। इतने लंबे समय तक चल सकती है। अमेरिका के पास वो दमखम है, ये बात है कि इस वॉर को मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है और एक्सटेंड किया जा रहा है। ये और नेचुरल वॉर नहीं थी। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर डिसाइसिव जीत किसी की नहीं होगी, ठीक। अगर हार हो रही है तो ये बड़ी यूरोप बात की कह रहे हार हैं हो आप। रही है। बड़ी बात इसमें कह रहे हैं कि जर्मनी, decisive रूस, नहीं होगा। यूक्रेन तीनों शामिल हैं। पूरी दुनिया में यूरोप की हार न्यूक्लियर वॉर का टेंशन है। इससे जुड़ी एक खबर है, युद्ध लंबा खिंचने से हर दिन बढ़ रहा है खतरा। जापान में हिरोशिमा के पूर्व मेयर तादातोशी अकीबा का बयान आया है, G7 देशों को स्पष्ट करना चाहिए अपना रुख। ये रवि ऐसे समय में हो रहा है जब यूएस ने एक बार फिर से ये अनाउंस कर दिया है कि वो नई मिलिट्री एड यूक्रेन को दे रहा है, वो भी $400 मिलियन की, और इसमें हाइमार्स भी अब शामिल बताए जा रहे हैं। यानी जिस बात का अभी हमारे साथ एक्सपर्ट सरदाना सर भी जिक्र कर रहे हैं, ये वॉर लंबी खिंचने वाली है, ये वॉर नहीं रुकने वाली, क्योंकि अमेरिका अपनी तरफ से यूक्रेन को जिस तरीके से मिलिट्री एड देता आ रहा है, वो इस बात के संकेत हैं कि ये युद्ध लंबा खिंचने वाला है। अब ऐसे में अब किस तरीके से इस पूरे हालात को देखते हुए बड़ी बयानबाजी हो रही है, परमाणु हथियारों पर घोषणा की बात G7 में ये कही जा रही है, और तादातोशी अकीबा जो कि पूर्व मेयर हैं, उनकी तरफ से न्यूक्लियर वार्निंग के तहत ये बड़ा बयान कि परमाणु हथियारों पर G7 अब घोषणा करे, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी डिक्लेयर करने का ये वक्त है और G7 को इसे डिक्लेयर करना चाहिए। हालांकि घोषणा के साथ पुतिन पर दबाव बढ़ाने की बात भी कही जा रही है, और साथ ही ये कि मई में G7 समिट में घोषणा पत्र भी इसको लेकर जारी कर देना चाहिए। हालांकि परमाणु खतरे को लेकर गंभीर होने की जरूरत युद्ध के इस हालात में सही भी है। अब हिरोशिमा में लोगों ने नर्क देखा है, अपना इतिहास याद दिला रहे हैं, अब दोबारा ऐसे हालात बनने से रोकना होगा। पूर्व मेयर, हिरोशिमा के पूर्व मेयर का युद्ध के इस हालात में राजन कोचर सर ये बयान लाजमी भी है। हालांकि भले ही इस बयानबाजी में सब एक दूसरे को अपना इतिहास याद दिलाते हैं, पुतिन याद दिलाते हैं अमेरिका को कि वो न्यूक्लियर थ्रेट की बात किस आधार पर करता है जब उसका खुद का इतिहास है। ऐसे में हिरोशिमा के पूर्व मेयर की G7 को देखते हुए ये बयान और इसको लेकर गंभीरता पर सवाल उठाना क्या सही नहीं है? देखिए, कुछ हद तक तो मैं सोचता हूँ सही है, क्योंकि आपकी नज़र में लेके जाता हूँ स्टार्ट ट्रीटी पर, जो 2010 में रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हुई थी ये ट्रीटी, और रशिया अभी ने इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। राइट। और उसका रीज़न ये है कि रशिया नहीं चाहता है कि यूनाइटेड स्टेट्स उसके न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को इंस्पेक्ट करे और उसके ऊपर कैप लगाए, बिकॉज उसने यूएसए का रुख देख लिया है और वो चाहता नहीं है कि स्टार्ट की ट्रीटी को आगे ले जाना। और अब ये जो G7 की जो स्टेटमेंट आई है कि एक न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज, बिकॉज वो जानते हैं कि रशिया ने विड्रॉ कर दिया स्टार्ट से। इस तमाम नेगेटिविटी के बीच एक अच्छे डायरेक्शन में बात तो कही ही जा सकती है कि कम से कम दुनिया को न्यूक्लियर वॉर में जाने से बचाने के लिए पहला एक ओपन ऑफर है ये। देखिए, और देखिए रूसी, मैं सर लौटूंगा उस पर, आप अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। और रूसी टैंक पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। यूक्रेन की 68वीं ब्रिगेड ने ये अटैक किया है, 68वीं जैगर ब्रिगेड ने ये हमला किया। यूक्रेनी हमले का वीडियो सामने आया, ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यूक्रेन ने टारगेट किया। तिवारी सर, उसी बात को कंटिन्यू करेंगे जो आप कहना चाह रहे थे कि कम से कम दुनिया को नाभिकीय युद्ध में झोंकने से रोकने के लिए ये एक पहला बड़ा बयान और पहला बड़े स्टेप की तरह नहीं देख सकते इसको, अगर जिम्मेदारी से G7 देश इसको एक्सेप्ट करते हैं? इसका असर क्या, इम्पैक्ट वही समझ सकता है जो उससे सफर कर चुका है। बिल्कुल, जापान वो है। सॉरी टू बट इन सर, बट जापान भी तो बहुत क्रूअल रहा है अपने वॉर के टाइम में। क्रूएल रहा है, लेकिन इस स्टेज तक नहीं कहा कि जहां सिविलियंस टारगेट हुए। न्यूक्लियर वो वॉर क्रूएल रहा है उनके फौजों की अपेक्षा कब्जा करने के लिए, बट सिविलियन टारगेट के प्रेस क्रूएल नहीं रहा है। लेकिन जिस सिचुएशन में अमेरिका ने जो एटम बॉम्ब गिराए थे उस समय करीब करीब क्लियर हो गया था कि जापान सरेंडर करने वाला है, मतलब वैसी सिचुएशन नहीं थी।
लेकिन अमेरिका का जो इंटेंशंस है वो बहुत क्लियर लोगों को अच्छी तरह समझ चुके हैं। तो जापान को इस बात को आगे लाना एक बहुत बड़ा कदम है और बहुत मैच्योरिटी और बहुत जिम्मेदारी का बात है। G7 को इसको समझना चाहिए। ये कौन इनिशिएटिव लेगा इसका वेट किया जा रहा था, ये जापान ने इनिशिएटिव लिया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, इसको प्रशंसा करनी चाहिए। और हो सकता है कि नाटो का और G7 का ग्रुप का कुछ इनका इंडिकेशन दूसरी तरफ जाए, जो अमेरिका को अभी आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं, जो बाइडेन कर रहे हैं वही करना चाहते हैं, और अपने सिटीजन्स, अपने देशवासियों के जो ओपिनियन है उसके खिलाफ इनके नेता। ठीक है सर, लेकिन इन बयानों के बीच ये भी देखना होगा कि क्या वाकई में ये जो बयान है इनका कोई असर सतह पर होता हुआ नजर आता है या फिर ये बयान बनकर रह जाते हैं। रूस ने फिर दे दी है न्यूक्लियर वॉर की धमकी, किसी भी वक्त हो सकती है आमने सामने की एटमी जंग, ये कहा गया है। रूस के डेप्यूटी विदेश मंत्री सीधे तौर पर यह चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ का खतरा है, ये कह दिया गया है। तो देखिए, जैसा कि हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जापान की तरफ से एक अपील की जाती है और वहीं दूसरी तरफ ऐसे बयान सामने आते हैं कि यानी कि जो कंट्रीज इंगेज्ड हैं इस वॉर में उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया नाभिकीय युद्ध की तरफ ना जाए इसके लिए भी कोशिशें बहुत जरूरी हैं। तो ये दोनों बड़े दो पोल की बातें नजर आ रही हैं, दोनों दो ध्रुवों की बातें नजर आ रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि नई धमकी में क्या कहा गया है, एटमी विनाश की धमकी दी गई है। रूस की ये नई धमकी है, युद्ध के बीच इस वक्त की सबसे खतरनाक स्थिति, आमने सामने की एटमी जंग का सबसे ज्यादा खतरा है। पश्चिमी ताकतों ने कहा था कि एटमी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता, सबने सहमति जताई थी कि एटमी जंग जीती नहीं जा सकती है। अमेरिका और सहयोगियों का रुख अब बदल गया है, आज हम न्यूक्लियर वॉर के बहुत करीब आ गए हैं। एटमी जंग छिड़ी तो बहुत विनाशकारी परिणाम होंगे, अंजाम क्या होगा इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये अपने आप में एक थ्रेट है। सतीश जी, ये जो थ्रेट है, हम बार बार उसी की बात करें कि जो जिम्मेदार देश है, जो बड़े देश है, उनको जो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए, उससे बिल्कुल अलग बयान है। और ये क्या उसी बात को दर्शा रहा है? बिल्कुल, कम से कम रूस जैसी कंट्री की तरफ से। देखिए, दुनिया के सामने पिछले एक साल से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति विशेष डिक्टेटर होता है या कोई देश टेरर के रास्ते पर चल देता है तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। हम आतंकी संगठन की बात करते हैं, लेकिन जो देश अगर आतंकी के रूप में बिहेव करता है तो दुनिया के लिए कितना विभत्स स्थिति पैदा कर सकता है, ये हम सबके सामने। 8 मिलियन यूक्रेनियन माइग्रेशन मतलब विस्थापित हो चुके हैं, लाखों की संख्या में भूख की कगार पर है। ये क्या मानवीय त्रासदी अमेरिका को, रूस को या अन्य देशों को दिखाई नहीं दे रहा है? जो G20 में भारत के प्रधानमंत्री ने तमाम विरोधों के बावजूद भी एक समन्वय बनाने की कोशिश की, उस समन्वय को तोड़ दिया गया। तो ये मानवीय त्रासदी। किस देश ने आतंकियों की तरह बिहेव किया? अमेरिका बिहेव कर रहा है, पुतिन एक राष्ट्रपति के रूप में बिहेव कर रहे हैं पिछले 30 सालों से। क्या उनको ये त्रासदी नहीं दिखाई दे रही है कि छोटे छोटे बच्चे हर दिन मर रहे हैं बारूद और मिसाइलों और सर, से? इसी आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को आप कोट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि एक कॉमन ग्राउंड निकालना चाहिए ग्लोबल इश्यूज को देखते हुए। लेकिन इस बीच बैटल ग्राउंड में रूसी सेल्फ प्रोपेगेंड गन के एक्शन को लेकर अगली बड़ी खबर है। चर्चा पर जाने से पहले ये तस्वीरें आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से अब 2S9 से रूस के ये ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं। रूसी हमले के वीडियो भी जारी किए गए हैं। और वहीं वॉर जोन में एलेरॉन 7 ड्रोन का एक्शन नजर आया। रूस का यूक्रेनी ठिकानों पर ड्रोन से हमला हुआ है और इसके लिए की जा रही है जबरदस्त तैयारियां। किस तरह, तस्वीरों में देखिए, रूस ने बाकायदा ड्रोन का ये वीडियो जारी किया है और किस तरह से बड़े पैमाने पर रूस ईरानी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस युद्ध में इस्तेमाल कर रहा है। इससे जुड़े कई अहम तथ्य, कई अहम जानकारियां इससे पहले भी सामने आई हैं। कोचर साहब, इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ ड्रोन्स की बात होती थी, लेकिन अब तो जिक्र होने लगा है फाइटर जेट्स का। फाइटर जेट्स की बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है यूक्रेनियंस को। आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि एयर पावर का इस्तेमाल दोनों तरफ से बड़े पैमाने पर हो सकता है। उसमें भी क्या ड्रोन्स प्रासंगिक रहेंगे आने वाले वक्त में?
देखिए, ड्रोन्स का रोल कॉम्प्लीमेंट्री होता है एयर पावर के साथ और ग्राउंड फोर्सेस के साथ भी। तो ड्रोन्स तो हमेशा ही आपका जो स्ट्रेटजी का हिस्सा रहेंगे। चाहे आप अपनी एयर पावर को लेके आए, चाहे अपना टैंक्स भी आ जाएं, अभी आने वाले वक्त में चैलेंजर भी आ जाएंगे, अब्राहम्स भी आ जाएंगे और F-16 भी आ सकते हैं और F-16 की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। यूक्रेन के खुफिया प्रमुख का किरिलो बुडानेव जिनका नाम है, उनका एक बड़ा दावा सामने आया है। वसंत खत्म होने से पहले निर्णायक युद्ध होगा, ये कह रहे हैं बुडानोव। रूस के जंगी हथियार खत्म होने वाले हैं, बुडानोव ये दावा कर रहे हैं। मार्च के आखिर तक रूस के पास हथियारों की भारी कमी की बात की गई है। फुल स्केल वॉर में रूस ने हथियारों की बर्बादी की है, ये दावा किया गया। तो आप देखिए, बुडानोव ये बोल रहे हैं कि बसंत खत्म होने के पहले ही निर्णायक युद्ध हो जाएगा और रूस के हथियार खत्म हो रहे हैं। हालांकि अब ये जो बयान है उसे कितना सच माना जाए, क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि अभी भी जो जखीरा है असल हथियारों का वो तो रूस ने निकाला ही नहीं है इन जंगी मैदान में। अब आप देखिए, मार्च के अंत में तबाही तय है, ये बुडानोव दावा कर रहे हैं। इससे जुड़ी बड़ी बातें क्या है आपके सामने बिग वॉल पर। जनवरी के आखिरी हफ्ते से रूस का बड़े स्तर पर हमला ये जारी है। बाखमुट, वोहलेदार, लाइमन, डोनेट्स्क की फ्रंट लाइन पर लगातार रूस की तरफ से अटैक को अंजाम दिया जा रहा है। और क्या बोल रहे हैं, 4 मार्च को रूसी सेना ने सबसे बड़े बम का इस्तेमाल किया, जो ग्लाइड बम, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाए। 1.5 टन का यह बम है। बाखमुट के बड़े इलाके में रूसी सेना को बढ़त मिलती हुई साफ नजर आ रही है। बाखमुट में यूक्रेन पर केमिकल अटैक का भी जो आरोप है वो लगाया गया है। हालांकि इन सब के बीच ये बुडानोव की तरफ से बयान कि रूस का जो हथियारों का जखीरा है वो खत्म हो रहा है, स्टॉक खत्म हो रहा है और बसंत से पहले ही यूक्रेन की तरफ से बड़ा प्रहार किया जाएगा। ओपी तिवारी सर, ये तो सब जानते हैं और ये कहा भी जा रहा है कि असल में रूस ने अभी तक अपने उस पावर का इस्तेमाल नहीं किया है, वो हथियार नहीं दिखाए जो हमें वॉर जोन में नजर आने चाहिए थे। बहुत कम पावर का इस्तेमाल किया है। फिर ये बुडानोव जो बोल रहे हैं, ये बात आपको कितनी सच नजर आ रही है? करुणा, ये आप सही कह रहे हो कि रूस ने अभी सारे अपना जो जखीरा जो खोला नहीं है। जनरल कोचर साहब ने कहा था कि उनके मेन आर्मामेंट्स तो अभी आए नहीं है, लेकिन ये इस बात को जो वागनेर के चीफ का जो स्टेटमेंट था उससे लिंक करने के लिए, उनको डिमोरलाइज करने के लिए स्टेटमेंट हो सकता है कि हमें खाली, मैं दूसरे तरीके से भी कहना चाहूंगा, वागनेर चीफ का एक और इरादा हो सकता है कि हमने विदाउट इक्विपमेंट खाली शोवल से ही हम यूक्रेन को हरा सकते हैं। तो उस तरह से वागनेर फोर्स को डिमोरलाइज करने के लिए उस रेफरेंस में, उस कंटेक्स्ट में ये स्टेटमेंट सर, लेकिन एक और ऐसा कॉन्टेक्स्ट है कोचर सर, इस खबर के बाद उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि चाइना से जिस तरीके से मदद की बात कही गई है रशिया की, ये बात तो बार बार ओवरऑल स्पेक्युलेट की जा रही है कि क्योंकि रशिया के एम्युनिशन खत्म है इसीलिए अब उसको चाइना के सपोर्ट की बात की जा रही है और वो भी डिलीवर करने की बात अप्रैल तक आ रही है। अब ये टाइमलाइन क्या संकेत दे रही है? इस पर चर्चा से पहले सर मुझे एक बड़ी खबर यहां पर दिखानी होगी, क्योंकि स्लोत्स्की में ही आर पार की जंग तेजी से अब जैसे आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी फौज यहां पर टैंक से रूसी ठिकानों पर भीषण हमला हो रहा है, ये तस्वीरें भी जारी की जा रही हैं और इन तस्वीरों को दिखाने के साथ साथ सर मैं चाहूंगी आप उसी बड़ी खबर पर ये कमेंट जरूर करें कि क्या यही वजह है कि रशिया को अब चाइना से सपोर्ट की जरूरत पड़ी? नहीं, देखिए, चाइना के पास कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड वेपन्स हैं और कुछ ऐसे ड्रोन्स हैं जिनकी कैपेबिलिटी बहुत एडवांस्ड है। तो इसलिए रशिया चाहेगा कि उस टाइप की इक्विपमेंट चाइना से लें जो एक बहुत ही एडवांस्ड और एक स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है और चाइना के पास वो है। तो हम ये इसको कोरिलेट नहीं करना चाहिए कि रशिया का एम्युनिशन खत्म हो रहा है, बिकॉज रशिया की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो उसकी जो उसका एम्युनिशन खर्च हो रहा है कई गुना तेज करने का ऑर्डर भी हाल ही में पुतिन ने दिया है मैन्युफैक्चरिंग। तो वो ऑन पैरिटी चल रही है कि जितना एम्युनिशन यूज हो रहा है उतना ही मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो रशिया के पास डेफिशिएंसी आज नहीं है एम्युनिशन की, बट सर्टेनली चाइना के पास कुछ आधुनिक हथियार हैं जो रशिया चाहेगा कि उसकी आर्मी में, उसकी एयरफोर्स में आ जाए और वो यूक्रेन के अगेंस्ट इस्तेमाल कर सके। यूक्रेन के डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर का एक बड़ा बयान सामने आया है। फ्रंट लाइन पर नाकामी से रूसी सैनिक बौखला गए, आतंकियों जैसी बर्बरता कर रहे हैं रूसी जवान। ये बड़ा बयान, आम नागरिकों को बेरहमी से यहां मारा जा रहा है।
तो ये अपने आप में यूक्रेन की तरफ से बहुत सख्त बयान दिया गया है। इससे पहले भी यूक्रेन कई बार ये आरोप लगा चुका है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कि रूस वॉर क्राइम कर रहा है, जिसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। लेकिन क्या अब तक रूस के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी ऐसा कोई कदम उठा पाई सिवाय सैंक्शंस के? और हुआ क्या? तमाम नियम कायदों को किस तरह से धराशायी कर दिया गया, ये तो हर रोज हम वॉर जोन में देख रहे हैं। अब आपको 5 हॉट स्पॉट्स बताते हैं जहां इस वक्त सबसे भीषण जंग चल रही है। ये जानना जरूरी है कि वो हॉट स्पॉट्स इस वक्त कौन कौन से हैं। रूसी अटैक का नया राउंड 5 इलाकों में, किन 5 इलाकों में इस वक्त भीषण संघर्ष, जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है, वो जान लीजिए। कुपियांस्क, लाइमन, बाखमुत में आपने देखा पूरा का पूरा शहर बर्बाद हो चुका है, पूरे शहर की शहादत हो चुकी। अवदीवका और शाख्तारस्क, ये वो 5 जोन्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा बमबारी हो रही है, जहां सबसे ज्यादा भीषण युद्ध इस वक्त छिड़ा हुआ है। इन 5 इलाकों में इस वक्त जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। प्रोफेसर सतीश कुमार, कहीं दूर दूर तक अब आपको आसार नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि हमने देखा भारत का आप जिक्र कर रहे थे, भारत ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाते हुए G20 में एक कोशिश की कि दोनों देश कम से कम कुछ बातों को लेकर सहमत हो जाएं और जंग की चिंगारियां शांत हो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। बिल्कुल, देखिए इस कई इसके कॉम्प्लेक्सिटी को अगर लेयर वाइज लेयर देखें तो चीन और रूस की जब हम बात करते हैं कि चीन उसकी मदद करेगा, लेकिन अभी तक 1 साल में चीन ने बयानबाजी के अलावा, डिप्लोमेटिक प्रेशर के अलावा कोई कॉन्क्रीट मदद तो रूस की अभी तक की नहीं है। और वो करेगा क्योंकि उसके अपने हालात अमेरिका के साथ जिस तरीके से वो करना चाहता है वो उसी नक्शे कदम पर जाएगा कि वो बहुत प्रैग्मेटिक कंट्री है। हम यहाँ पर यूरोपीय देश की बात करते हैं। यूरोपीय देशों में शीत युद्ध के बाद एक अपनी छवि बनी थी, एक शक्ति के रूप में, आर्थिक शक्ति के रूप में, एक सैनिक शक्ति के रूप में। वो छवि यूक्रेन वार में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अगर हम डिक्लाइन और हार की बात करते हैं, वो डिक्लाइन यूरोपीय देशों का हुआ है। ठीक है, और देखिए यूक्रेनी सेना को लेकर एक खबर आ रही है, वो हम आपको बताते हैं। बैटल ग्राउंड में यूक्रेनी सेना की हालत बेहद खराब। यूक्रेनी आर्मी के अफसर ने बताया वॉर जोन का हाल, बिना किसी सपोर्ट के जंग के मैदान में यूक्रेनी जवान, यूक्रेनी फौज रूसी हथियारों के आगे बेबस। तो क्या हाल है यूक्रेनी सेना का, ये एक खबर सामने आ रही है। और ये हाल किसी और ने नहीं बल्कि यूक्रेन के एक सैन्य ऑफिसर ने ही बताया है। अभी तक यूक्रेन की तरफ से दावा यह किया जाता रहा कि रूस की हालत खराब है, रूस के सैनिकों की हालत खराब है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे यूक्रेनी सैनिकों की स्थिति है इस वॉर में, कैसे जीते लड़ाई। यूक्रेनी अफसर ने बताई सच्चाई, हर दिन बिगड़ते हालात, कैसे हालात ये बिगड़ रहे हैं, सेना का क्या हाल है, जरा इसको हम समझते हैं। क्या कहा गया है, क्या देखा गया है। अचानक से रूस के हमले बहुत तेज हुए हैं, ये अधिकारी के हवाले से बात सामने आ रही है। एयरफोर्स की 2 ब्रिगेड की लगातार स्ट्राइक जारी है और वैगनर लड़ाकों की बर्बरता की वजह से स्थिति और हाथ से निकलती जा रही है यूक्रेनी सेना के। रूस के भारी हथियारों के आगे पूरी तरह से यूक्रेनी फौज बेदम नजर आ रही है। घंटों के इंतजार के बाद भी कोई सहायता, कोई बैकअप नहीं मिलता। घायल होने पर जवानों तक कोई मदद नहीं पहुंचती, जो कि युद्ध के लिए बहुत बेसिक चीजें हैं। जरूरत के मुकाबले बहुत कम शेल्स मिलते हैं, हथियार जो गोला बारूद है वो कम मिलते हैं और आउटडेटेड मोर्टार से जंग लड़ने को मजबूर हैं यूक्रेनी सैनिक। ऐसे ही रहा तो बहुत जल्द हम घिर जाएंगे। और साथ ही जो कम्युनिकेशन की स्थिति है, देखिए कमजोर कम्युनिकेशन सिस्टम है उनके पास, सिग्नल की क्वालिटी बेहद खराब है, एक दूसरे से संपर्क करना, कम्युनिकेट करना आसान नहीं है उनके लिए। ड्रोन का इस्तेमाल करना भी बेहद मुश्किल साबित हो रहा है इसकी वजह से। और तकनीकी रूप से प्रशिक्षित लोगों की कमी है, यह बहुत पुरानी चिंता रही है। और देखिए बिना तैयारी के बहुत सारे सैनिक मोर्चे पर हैं। कई जवान राइफल चलाना तक नहीं जानते, यानी वो वेपन का, बेसिक वेपन का इस्तेमाल करना नहीं जानते। सिर्फ 2 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग के बाद उन्हें लड़ने भेज दिया गया। लड़ाई के बीच कभी कोई ब्रेक नहीं मिला। तो ये एक पूरी की पूरी सिचुएशन यूक्रेनियन फोर्स की हमने आपके सामने रखी। राजन कोचर सर, क्या आप निष्कर्ष निकालते हैं, ये सारे फैक्ट्स क्या बता रहे हैं यूक्रेनी फौज के बारे में? कोई भी लड़ाई को जीतने के लिए 3 अहम चीज़ें एक फौज में होनी चाहिए। सबसे पहले लीडरशिप, दूसरा ट्रेनिंग और तीसरा मोरल। और ये जो आप
ये जो भी आपकी अभी जो रिपोर्ट आई है ये मोराल और ट्रेनिंग की तरफ जा रही है ज़्यादा। अगर हमने 2 हफ्ते में अपने जवानों को अपने ट्रेन करना है तो हम अपने इंडियन आर्मी का भी अगर इसमें एग्जांपल दे तो हम नहीं कर पाएंगे। और मोराल लड़ाई में तब कम होता है जब आप अपने जवानों को एक अच्छा हथियार नहीं देते लड़ने के लिए, एक उसको साधन नहीं देते हैं कि वो दुश्मन का खात्मा कर सके। तो ये दोनों चीज़ों को अगर आप एनालाइज करेंगे, ट्रेनिंग और मोराल, ये यूक्रेन आर्मी के ऊपर हावी पड़ रहा है आज और आने वाले वक्त। सॉरी टू बट इन करो ना, लेकिन सरदाना सर इस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगी। यही स्पेकुलेशन तो रशिया को लेकर भी लगाए जा रहे हैं कि आर्टिलरी शेल्स की जरूरत चाइना से उनको भी है, और ट्रेनिंग तो बाकायदा रशियन आर्मी की चाइनीज इन इक्विपमेंट्स के साथ लास्ट फरवरी से, मतलब इस साल फरवरी से हालांकि शुरू हो चुकी थी, और यही वजह है कि अप्रैल तक का टारगेट रखा गया है, क्योंकि आर्टिलरी शेल्स की ये डिमांड जो यूक्रेन की है वो रशिया की भी है। देखिए, रशिया की मैं इस जो न्यूज़ है उसको बिल्कुल बेबुनियाद मानता हूं कि रशिया को किसी और देश से आर्टिलरी शेल्स की या और किसी हथियारों की जरूरत होगी। देखिए, ईरानी ड्रोन एक छोटी अलग बात है, स्पेशलाइज, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ गई है और पहली बार इस वॉर में हम इतना ज़्यादा ईरानियन ड्रोन्स का इस्तेमाल देख रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता रशिया जो आधे विश्व को हथियार देता है उसको किसी और के पास हथियार मांगने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ओपी तिवारी सर, मैं जो सवाल पूछा था, यूक्रेन के पास क्या हथियारों की कमी हो रही है? अभी शुरुआत में हमने पोलैंड की तस्वीर दिखाई और आप देखिए कितने बड़ी तादाद में जो हथियारों का जखीरा है वो पोलैंड पहुंच चुका है, जो कभी भी अंदर दाखिल हो जाएगा। तो क्या ये नेक्स्ट फेज जिसका जिक्र कर रहे हो और जिसका दावा है कि बसंत खत्म होने से पहले ही बड़ी स्ट्राइक को अंजाम दिया जाएगा यूक्रेन की तरफ से, वो आपको होता हुआ नजर आ रहा है? करुणा, जनरल कोचे साहब ने कहा, मैं सप्लीमेंट करना चाहूँगा 2-3 चीज़ें। मोराल इंपॉर्टेंट होता है कि फौज के जवान लड़ता किस लिए है, रीजन क्लियर होना चाहिए, टारगेट क्लियर होना चाहिए, क्यों लड़ना है। जो यूक्रेन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उसका खाली उतना ही काफ़ी नहीं होता जितने इक्विपमेंट्स आते थे। और जो सामान आया है और जो यूक्रेनियन कमांडर ने किया कि जो सामान ये नाटो फोर्सेज दे रही हैं, ये सारे जो है आउटडेटेड है और एक्सपायर हो चुके हैं, ये बड़ी क्लियर है। इसकी वजह से यूक्रेनियन सेना डिमोरलाइज हो रही है और स्टेटमेंट बड़े स्केल पर ये पहली बार आया है, जो कि यूक्रेन सेना के अंदर क्या हो रहा है ये क्लियरली भली भांति दिखाता है कि अंदर क्या हो रहा है। मनोबल भी कम हो गया है, इक्विपमेंट भी अच्छे नहीं दे रहे हैं। अब ये समझ में इनकी लीडरशिप में, यूक्रेन की लीडरशिप को समझ में आना चाहिए ताकि यूक्रेन और ज्यादा बर्बाद मत हो। तो इस वॉर में एक चीज समझना है, हार सिर्फ यूक्रेन की पब्लिक की ही है, जीत किसी की नहीं है, हार खाली यूक्रेन की ही है। तो ये भी अगर उनकी सेना को समझ में आ गया तो ये जेलेंस्की की इस वॉर को बहुत आगे, या अमेरिका बाइडेन भी चाहने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, बिल्कुल तिवारी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त यूक्रेन की धरती पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, जिस तरह से लगातार अटैक्स हो रहे हैं, उससे पूरा यूक्रेन तो बर्बाद हो ही रहा है। वहीं रूस का रॉकेट लॉन्चर से एक और ताबड़तोड़ अटैक सामने आया है यूक्रेन की ही धरती पर। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यूक्रेनी ठिकानों पर दरअसल बैक टू बैक कई रॉकेट्स दागे गए। रूसी हमले का यह बिल्कुल ताजा वीडियो इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये ताजा हमले और इससे जुड़ा वीडियो आपके सामने है। प्रोफेसर सतीश कुमार, एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका ने तो एक बार फिर सीधे तौर पर दोहराया है कि हथियारों को दिए जाने का सिलसिला जारी रहेगा, यूक्रेन की मदद जारी रहेगी। G20 की बैठक में जब एंटनी ब्लिंकन और लावरोव आमने सामने थे तब भी इस बात को दोहराया गया। उसके बाद एस जयशंकर ने इस बात का जिक्र भी किया कि हमने कोशिश की लेकिन तलखियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं कि कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आया। नहीं, यही कारण है समीर भाई कि अभी तक वार एक्सटेंडेड मोड में चला गया है। एक तो यूक्रेन के पास अपनी शक्ति नहीं है। आप जब किसी और कोई किसी की सुनने को भी तैयार नहीं, जब आप अपने बड़े दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं और युद्ध में संलग्न हैं, वैसी स्थिति में जब आपके पास आर्म्स की कमी होती है तो आप दौड़कर अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, तब अपने बड़े दुश्मन से लड़ेंगे तो हमेशा एक रिसीविंग इन पर रहेंगे। इसलिए यूक्रेन बार बार ये कहता हुआ दिखता है कि भाई हमको दो रूस के पास ऐसी स्थिति न अभी है न आने वाले समय में भी होगी। तो ये युद्ध अनइक्वल टू अनइक्वल की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसे पॉसिबल बनाने के लिए पीछे से अमेरिका लगातार लगा हुआ है कि कम से कम ये दिखे बराबरी की लड़ाई। और देखिए, नेटो के विस्तार में आपस में ही तकरार की खबर आ रही है। फिनलैंड और स्वीडन के खिलाफ तुर्की, हंगरी के भी दोनों देशों के खिलाफ जाने की उम्मीद है। जुलाई के शिखर सम्मेलन में नेटो विस्तार की उम्मीद।
तो अब देखिए 30 कंट्रीज का जो मिलिट्री अलायंस है नेटो, अब इसके विस्तार की जब बात हो रही है तो नेटो के इस विस्तार में तकरार क्या है इसको आप समझिए। दरअसल स्वीडन और फिनलैंड की सदस्यता के खिलाफ तुर्की, हमने देखा शुरुआत से था, तुर्की का आरोप यह है कि दोनों देश आतंकी संगठन के मददगार है जो तुर्की के खिलाफ काम करता है। तुर्की में बैन संगठन पीकेके की मदद का आरोप इन पर लगा है। जनवरी में स्वीडन फिनलैंड में तुर्की के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ था। इसको लेकर सदस्यता के लिए सभी सदस्य 30 देशों की मंजूरी यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। मेरा सवाल राजन कोचर सर आपसे है, हमने शुरुआत में भी देखा कि तुर्की इसके खिलाफ था स्वीडन और फिनलैंड को लेकर, हालांकि बीच में रुख थोड़ा नरम हुआ, लेकिन अब एक बार फिर से तुर्की गर्म होता नजर आ रहा है। क्या यह वाकई में मुश्किल होने वाला है जिस विस्तार की बात कही जा रही है? देखिए, इसको रशिया के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, स्पेशली फिनलैंड का, बिकॉज फिनलैंड रशिया का बॉर्डर देश है और तकरीबन 1000 किलोमीटर एक्सटेंट पे जाता है। तो रशिया की जो बॉर्डर है वो और नेटो की तरफ 1000 किलोमीटर बढ़ जाएगा। तो वो इस लड़ाई को रोकने में या इसको थमने में इसको रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा और इसीलिए तुर्की नहीं चाहता कि इस स्टेज पर नेटो की मेंबरशिप की बात की जाए, बिकॉज अगर हम इस स्टेज पे बात करते हैं तो लड़ाई और आगे जा सकती है और इसको समझौता होने की कमियां होगी फिर आगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।